इस कहानी की शुरुआत में हम सोनिक को देखते हैं, जो हमें बताता है कि वो ग्रीन हिल नाम के खूबसूरत आइलैंड पर रहता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एगमैन से इस आइलैंड की रक्षा करता है, क्योंकि एगमैन चाहता था कि इस दुनिया पर रोबोट की हुकूमत हो और वो पूरी दुनिया पर राज करे। सोनिक बताता है कि उसका एक और दुश्मन है जिसका नाम शेडो है। सोनिक अपनी फुल स्पीड में दौड़कर बेडरॉक के ऊपर पहुंचता है, जहां उसके दोस्त एगमैन को रोकने में लगे हुए थे, क्योंकि एगमैन पैराडॉक्स प्रिज्म को हासिल करना चाहता था। सोनिक के सभी दोस्त उसे कहते हैं कि तुम फिर से लेट आए। एगमैन सोनिक से कहता है कि मैं इस प्रिज्म को हासिल करके तुम्हारी इस हरी भरी दुनिया को रोबोटिक वर्ल्ड में बदल दूंगा। सोनिक और उसके दोस्त एगमैन के रोबोट को खत्म करने आ जाते हैं। उनके नाम नकल्स, टेल्स, एमी रोज और रूज होते हैं। एगमैन के रोबोट उस प्रिज्म को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, इसीलिए एगमैन अपने सूट की मदद से उस प्रिज्म को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। तो सोनिक उसे कहता है कि उससे दूर हटो और वो फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है। टेल्स और बाकी सभी उसे रुकने को कहते हैं, क्योंकि उस प्रिज्म में से एनर्जी निकल रही थी, लेकिन सोनिक नहीं सुनता और वो उस प्रिज्म के टकरा जाता है, जिससे उसके कई टुकड़े हो जाते हैं और सभी दूर गिरने लगते हैं। और उस पैराडॉक्स प्रिज्म के टूटने की वजह से कई सारे शेडरवर्स का निर्माण होता है, जिसमें से कई सारे मल्टीपल डायमेंशंस में जाया जा सकता था और वहाँ हजारों क्रिस्टल के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। सोनिक टेलीपोर्ट होकर एक दुनिया में आ जाता है। सोनिक को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक कहाँ आ गया। उस सिटी में चारों तरफ रोबोट थे और वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। तभी सोनिक को अपना दोस्त बिग दिखाई देता है, मगर वो बिग का वेरिएंट था, इसीलिए वो सोनिक को नहीं पहचानता। सोनिक को ऊपर बोर्ड से पता चलता है कि वह न्यूयॉर्क सिटी है। तभी एक रोबोट सोनिक को स्कैन कर लेता है, जिससे उसका सिस्टम वार्निंग देता है कि सोनिक इस सिटी का नहीं है और रोबोट उसे पकड़ने आने लगते हैं। रोबोट उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ केओस काउंसलिंग के पास चलना होगा। सोनिक कहता है कि तुम मुझे उस जगह की लोकेशन बताओ, मैं खुद ही वहाँ चला जाऊंगा। यह कहकर वहाँ से भागने लगता है, मगर उसके जूतों से अजीब सी एनर्जी निकल रही थी, जिससे वो भाग नहीं पा रहा था और वो इधर उधर टकरा रहा था। वो रोबोट सोनिक पर हमला करने लगते हैं और उसका पीछा नहीं छोड़ते, मगर सोनिक बड़ी चालाकी से एक एडजस्ट बिल्डिंग के उन्हें नीचे ले जाकर खत्म कर देता है और उस जगह को चेक करने के लिए एक बिल्डिंग पर जाकर जंप लगाता है, जिससे उसे वो पूरी सिटी दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि ग्रीन हिल आइलैंड ही है, मगर वहाँ की हरियाली बर्बाद करके अब उसे सिटी में बदल दिया गया है। सोनिक को टेल्स की लैब भी दिखाई देती है, जो उस जगह ही थी जो पहले ग्रीन हिल्स में थी। सोनिक परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दुनिया है और ये सब उसकी वजह से हुआ। फिर हमें प्रिज्म शेटर के पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सोनिक एगमैन से लड़ रहा था और उसके दोस्त एगमैन के रोबोट्स को मार रहे थे, मगर टेल्स समझ गया था कि एगमैन की कोई चाल है, क्योंकि एगमैन पहाड़ के किनारे पर खड़ा हुआ था और जब वो उसे स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि एगमैन उस रोबोट में नहीं है और वो ये बात सोनिक को बताता है कि एगमैन की कोई चाल है, मगर सोनिक को कुछ सुनाई नहीं देता और वो सोनिक को हिट करके उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है। उस रोबोट के नीचे टकराने से एक जोरदार धमाका होता है, जिससे बेड रॉक पर क्रैक आने लगते हैं और उस पहाड़ पर पैराडॉक्स प्रिज्म तक जाने की गुफा खुल जाती है, मगर इस बारे में सोनिक के साथियों को पता नहीं चलता। सोनिक देखता है कि रोबोट में एगमैन नहीं है, मगर वो सोचता है कि वो भाग गया होगा। टेल्स परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूर एगमैन को देखते हैं, जो बहुत खुश हो रहा था और अपने रोबोट को बताता है कि सोनिक की वजह से हमने पैराडॉक्स प्रिज्म गुफा को ढूंढ लिया, वरना हमें बहुत दिनों तक खुदाई करनी पड़ती। वहीं सोनिक टेल्स की वर्कशॉप पर जाता है, जहाँ टेल्स काम कर रहा था। सोनिक उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, मगर टेल्स उसे बताता है कि आज जो कुछ हुआ वो एगमैन की चाल थी, इसीलिए मुझे उस पर नजर रखनी होगी। तो सोनिक उसे एक क्रेशर से मिला हुआ एक डिवाइस लाकर देता है, जो एगमैन के रोबोट में लगा हुआ था। टेल्स देखता है कि वो एक एनर्जी बूस्टर है, इसीलिए वो सोनिक को बताता है कि ये सब एगमैन का ट्रैप था, क्योंकि जो धमाका हुआ वो तुम्हारी और इस पावर एम्पलीफायर की वजह से हुआ। तभी वहाँ रूज भी आ जाती है, जो सोनिक को कहती है कि एगमैन ने तुम्हें उल्लू बनाया, मगर टेल्स को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि एगमैन ने इतना बड़ा धमाका क्यों किया। तो रूज उसे बताती है कि सालों से जो अफवाह थी कि ग्रीन हिल में एक पैराडॉक्स प्रिज्म है, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद एगमैन वही ढूंढ रहा होगा, क्योंकि माना जाता है कि प्रिज्म बहुत शक्तिशाली है और वो कई सालों से उस बेडरॉक माउंटेन के अंदर दफन है। वहीं ग्रीन हिल बेडरॉक पर एगमैन को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने रोबोट की मदद से उस पैराडॉक्स प्रिज्म वाली गुफा के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ उसे पैराडॉक्स प्रिज्म मिल जाता है, जो पहाड़ में गड़ा हुआ था। उसे देखकर एगमैन बहुत खुश होता है। वहीं लूप डी लूप पर सोनिक और उसके सभी दोस्त इकट्ठा होते हैं। एमी कहती है कि हमें बेडरॉक पर जाकर चेक करना चाहिए कि एगमैन क्या कर रहा है। तो सोनिक सबसे पहले वहां जाने के लिए
निकल गया था। वही हम शेडो को भी देखते हैं जो सोनिक का सबसे बड़ा दुश्मन था और वो एयर शूज की मदद से सोनिक जितना फास्ट दौड़ सकता था। शेडो पत्थरों को तोड़कर केओस एमराल्ड हासिल कर लेता है जिससे उसके पास केओस कंट्रोल पावर आ जाती है। तभी उसे रास्ते में सोनिक आता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए उसे पंच मारकर गिरा देता है जिससे वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। सोनिक बेड रॉक पर नहीं पहुंच पाता, मगर जब उसके बाकी सभी दोस्त बेड रॉक पर पहुंचते हैं तो एगमैन के सारे रोबोट को सही सलामत देखकर वो समझ जाते हैं कि सोनिक अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, मगर उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। सोनिक शेडो से कहता कि मुझे मिशन पर जाना है, लेकिन शेडो उसका पीछा नहीं छोड़ता और सोनिक को पंच मारकर दूर गिरा देता है और वो दोनों वापस लड़ने लग जाते हैं। लेकिन उन दोनों में से कोई रुकने को तैयार नहीं होता, मगर जब सोनिक बेड रॉक पर ब्लास्ट देखता है तो समझ जाता है कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत होगी। मगर उसके बाद बेड रॉक पर पहुंच जाता है, मगर इसके बाद का उसे कुछ याद नहीं आता और अब उसे लगता है कि पैराडॉक्स प्रिज्म की वजह से एगमैन ने ग्रीन हिल्स पर कब्जा कर लिया है और इसे अपने रोबोट की मदद से ऐसा बना दिया है। इससे सोनिक बहुत दुखी होता है कि एगमैन अपने प्लान में कामयाब रहा और उसने उसकी दुनिया को बर्बाद कर दिया। तभी रोबोट्स वापस सोनिक को पकड़ने आने लगते हैं, इसीलिए सोनिक टेल्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मगर तभी एक जायंट रोबोट उसके सामने आ जाता है जिससे सोनिक को लगता है कि उसके अंदर एगमैन है, इसीलिए उसे कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और उसे लड़ने लगता है। मगर जब वो अपना सूट खोलता है तो सोनिक को पता चलता है कि वो एक बच्चा है, इसीलिए उसे नहीं लड़ता और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ हम इस यूनिवर्स के रूज और नकल्स को देखते हैं जिनका नाम रेबल रूज और रेनगेट नकल होता है। वो सोनिक पर नजर रख रहे थे क्योंकि सोनिक भी एगमैन से नफरत करता था और रोबोट से भी, इसीलिए उन्हें लगता है कि वो उनकी मदद कर सकता है। वहीं सोनिक को एक रेलवे स्टेशन पर टेल्स नजर आ जाता है, इसीलिए उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन टेल्स सोनिक को देखकर डर जाता है और उसे पहचानने से मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मेरा नाम नाइन है और उसकी 9 पूंछ थी जिससे उसने टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया था। वो सोनिक को दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देता है। वो दोनों बाहर ट्रेन पर लड़ने लगते हैं। सोनिक उसे बताता है कि मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, मगर नाइन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और उस पर हमला करता रहता है। सोनिक उसके वार से बच रहा था, तभी नाइन फिसलने की वजह से नीचे गिरने लगता है और एक ट्रेन तेजी से उसकी तरफ आ रही थी, मगर सोनिक उसे बचा लेता है। नाइन इससे हैरान होता है। वो उसे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई। सोनिक उसे बताता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, मगर नाइन को अभी भी विश्वास नहीं होता। तो सोनिक उसे बताता है कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं और उसे एक किस्सा बताता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुम एक बहुत बुद्धिमान छोटे फॉक्स थे और वही करते थे जो तुम्हारा दिल चाहता था, मगर कुछ बुरे फॉक्स तुम्हें परेशान करते थे क्योंकि तुम्हारी 2 पूंछ थी, मगर मैंने तुम्हें उन फॉक्स से बचाया और जब से हम दोस्त हैं। नाइन उसे बताता कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बचपन से ही अपने काम से काम रखता था, मगर फिर भी बुरे बॉक्स मेरी एक्स्ट्रा पूंछ की वजह से मुझे परेशान करते थे और मुझे बहुत मारा, जिससे मैं बहुत उदास रहने लगा। सालों तक ऐसा ही चलता रहा, मगर फिर मैंने अपने चालाक लोमड़ी दिमाग का यूज किया और 7 रोबोटिक टेल्स बनाई, जिससे अब मैं किसी से नहीं डरता और अपना खुद ख्याल रख सकता हूँ क्योंकि सिटी में कोई किसी का दोस्त नहीं है और वो उदास हो जाता है। सोनिक को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो टेल्स नहीं था जिसे वो जानता था। नाइन सोनिक से पूछता है कि तुम्हारी दुनिया में हम दोनों कैसे दोस्त थे, तो सोनिक उसे बताता है कि मेरी दुनिया में तुम्हारे पास एक कमाल का प्लेन था और हम दोनों ने उस प्लेन से एगमैन को कई बार हराया था। नाइन उसे कहता कि क्या तुम्हारा मतलब केओस काउंसलिंग से है जिसमें मिस्टर डॉक्टर एगमैन है, तो सोनिक बताता है कि तुम जिसके बारे में कह रहे हो वो वही होगा और उसे बताता है कि हम दोनों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर जब हम साथ रहते हैं तो हम कभी नहीं हारते और जब हम जीते हैं तो हम दोनों साथ मिलकर चिली डॉग खाया करते थे और उसे बाकी किस्से और कहानियां भी बताने लगता है, जिससे नाइन को भी लगता है कि सोनिक बहुत अच्छा है। वो देखता है कि उसके शूज जल रहे हैं तो सोनिक परेशान होता है। नाइन उसे स्कैन करता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी पूरी बॉडी में एनर्जी मौजूद है और अब वो सोनिक को अपनी लैब में लेकर जाता है जहाँ वो सोनिक की एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए एक डिवाइस बना लेता है, जिसे वो सोनिक के शूज और ग्लव्स में लगा देता है, जिससे एक अजीब सी रोशनी होती है और सोनिक के शूज और ग्लव्स बहुत ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। ये देखकर सोनिक बहुत खुश होता है क्योंकि वो काफी अच्छे लग रहे थे। सोनिक देखता है कि अब उसके जूतों से कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं निकल रही और वो नाइन के काम से बहुत खुश होता है। नाइन उसे बताता है कि अभी भी तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी है और ऐसा लगता है कि अब वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी का विरोध करने की बजाय उसके साथ जुड़ गई है और अब वो टेस्ट के लिए बाहर आ जाता है और शोर मचाने लगता है। नाइन उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी काउंसिल
काउंसिल के रोबोट आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें हेडक्वार्टर ले जाने लगते हैं। रेबल रूस और रेगनेट नकल भी उन्हें सोनिक को ले जाते हुए देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोनिक को हेडक्वार्टर में बांध कर रखा होता है। तभी वहाँ एमी भी आ जाती है, जिसे देखकर सोनिक खुश होता है, मगर एमी उसे बताती है कि मैं रस्टी एमी हूँ, जिसे कियोस काउंसिल ने सब सर्विएंट साइबोर्ग में बदल दिया था। तभी वहाँ कियोस काउंसिल की टीम भी आ जाती है, जिसमें 5 मेंबर थे, जिनके नाम डॉक्टर यानी, डॉक्टर डीप, डॉक्टर रोस, डॉक्टर बगबग और मिस्टर डॉक्टर एगमैन होता है। डॉक्टर बगबग वही बच्चा होता है जिसने सोनिक पर हमला किया था। वो सोनिक की एनर्जी को टेस्ट करने के लिए उसे एक सेल में डाल देते हैं और रस्टी सोनिक से कहती है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगी, और उससे शौक देती है। सोनिक अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। रस्टी सोनिक पर लेजर से हमला करवाती है, मगर सोनिक अपनी सुपर स्पीड से उन लेजर से बचता है और उन लेजर को बर्बाद कर देता है। फिर सोनिक को अलग अलग ट्रैक पर डाला जाता है, जहाँ सोनिक सभी मुश्किलों से बचता हुआ उन सभी चीजों को आसानी से तोड़ देता है। डस्टी कियोस काउंसिल को बताती है कि सोनिक की एनर्जी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें इतनी एनर्जी कैसे है। तो डॉक्टर यानी कहता है कि हमें सोनिक को दौड़ाना होगा, और वो सोनिक को एक डोम में डाल देते हैं। सोनिक बाहर निकलने के लिए फुल स्पीड में दौड़ने लग जाता है, जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है जो न्यूयॉर्क सिटी की एनर्जी फील्ड को चार्ज करने लग जाती है। वही रेबल और नकल जब अपने अड्डे पर पहुंचते हैं तो उनके साथी उन्हें सोनिक की वीडियो दिखाते हैं, जब सोनिक ने नाइन से कहा था कि हम पुराने दोस्त हैं और हमें फिर से ग्रीन हिल चलना होगा, जहाँ हरियाली और बहुत सारे ताड़ के पेड़ थे। ये सुनकर उन दोनों को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब इस यूनिवर्स के ग्रीनलैंड में भी हरियाली और पेड़ थे। लेकिन एक दिन कियोस काउंसिल के रोबोट ने इस पूरी जगह को बर्बाद कर दिया और यहाँ हाईटेक सिटी बना दी। रेबल और नकल ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, मगर वो उनके सामने कमजोर थे। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपनी इस दुनिया को वापस से पहले जैसा बनाकर रहेंगे। रेबल नकल से कहती है कि सोनिक भी कियोस काउंसिल का दुश्मन है, वो ताकतवर और तेज है, इसीलिए हमारी टीम में शामिल हो सकता है। और अब वो सोनिक को बचाने के लिए निकलते हैं। वहीं सोनिक के काफी ज्यादा तेज दौड़ने की वजह से एक तेज रोशनी निकलती है जो पूरे शहर की बिजली को खराब कर देती है, जिससे सारे रोबोट भी बंद होकर नीचे गिर जाते हैं। बिजली जाने की वजह से अब रेबल और नकल भी कियोस हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाते हैं। वहीं सोनिक को दौड़ने की वजह से काफी चक्कर आ रहे थे और अब फिर से पूरे शहर की बिजली वापस आ जाती है, जिससे सभी रोबोट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सोनिक को याद आता है कि जब वो बेडरॉक पर पहुंचा था तो वहाँ शेडो भी आ गया था। अब सोनिक को वापस से पकड़ लिया जाता है। डॉक्टर यानी रस्टी रोज से पूछता है कि क्या सोनिक ने हमारी पावर सप्लाई चुराई है, तो रस्टी बताती है कि सोनिक में पहले से ही हमारी पावर सप्लाई जैसी पावर है। तो इससे मिस्टर एगमैन को एक आइडिया आता है कि अगर हम अपना पावर क्रिस्टल और सोनिक की पावर मिला दे तो ये हमारे रेजिस्टेंस को भगाने में मदद करेगा और हम रेबलस टीम को भी खत्म कर पाएंगे जो हमारे खिलाफ विद्रोह करते हैं। और अब वो एनर्जी एक्सट्रैक्टर मशीन की मदद से सोनिक को मारकर उसकी एनर्जी निकालने लगते हैं। सोनिक कहता है कि मरने से पहले मैं अपने आखिरी शब्द कहना चाहता हूँ, और उन्हें अपनी बातों में फंसाने लगता है। सोनिक को लगता था कि नाइन के पास उसे बचाने का कोई तरीका होगा, मगर नाइन उसे कहता है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है। अब वो एनर्जी एक्सट्रैक्टर मशीन लेजर से सोनिक को खत्म करने लगती है, लेकिन तभी और रेबल आकर सोनिक को बचा लेती है। रोबोट रेबल को पकड़ने लगते हैं, मगर नकल और रेबल उन रोबोट को मारने लग जाते हैं। एमी भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, जिससे मौका पाकर नाइन अपनी रोबोटिक टेल से अपने हाथ खोल लेता है और अब वो सोनिक को भी रिंग से आजाद कर देता है। मगर सोनिक को चक्कर आ रहे थे, मगर फिर भी वो किसी तरह उन रोबोट्स को खत्म करने लगता है। कियोस काउंसिल मेंबर वहाँ से भाग जाते हैं और अब और ज्यादा रोबोट वहाँ आने लगते हैं। नकल, रेबल और सोनिक उन्हें मारने लगते हैं। नाइन भी रस्टी को हैक करने लगता है, मगर वो पासवर्ड की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा था। रस्टी सोनिक को मारने लगती है और अब उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए पंच मारने वाली थी, मगर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब सोनिक शेडो से लड़ रहा था और जब उसने बेडरॉक पर ब्लास्ट होते हुए देखे तो शेडो को पंच मारकर वहाँ से बेडरॉक की तरफ गया था, मगर शेडो भी उसके पीछे गया। फिर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब डस्टी सोनिक को पंच से मारने वाली थी, मगर तभी अचानक उसका हाथ रुक जाता है क्योंकि नाइन उसे हैक कर लेता है, जिससे अब वो उसके कंट्रोल में आ जाती है और अब वो उससे कियोस काउंसिल के रोबोट को खत्म करवाने लगता है। डस्टी साइबोर्ग होने की वजह से आसानी से सभी रोबोट्स को मारने लगती है। कियोस काउंसिल टीम को पता चल जाता है कि नाइन ने रस्टी को हैक कर लिया है, इसीलिए वो सभी दौड़कर सिक्योरिटी रूम में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि डस्टी उनके ही एक रोबोट को मार रही है। वहीं नाइन रस्टी की मदद से दरवाजा बंद करवा देता है, जिससे अब रोबोट अंदर नहीं आ पाते। सोनिक बहुत खुश होता है और अब वो
सभी से गले मिलता है, मगर वो सभी दूर दूर हो जाते हैं। तो सोनिक सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं एक हाई स्पीड हेजोग हीरो हूँ और मेरे पास सभी समस्याओं का हल है। हम सभी मिलकर इस दुनिया को ठीक कर देंगे। लेकिन तभी रोबोट अंदर आने के लिए गेट को तोड़ने लग जाते हैं। नाइन अब सिक्योरिटी रूम के कैमरों को भी हैक कर लेता है। मिस्टर एगमैन डॉक्टर डीप से कहता है कि हम उन सभी को भागने नहीं दे सकते, हमें उन्हें खत्म करना होगा। डॉक्टर डीप अपने पावरफुल सूट को पहन लेता है। वहीं सोनिक की टीम रोबोट से बचकर भागने लगती है। नाइन नकल से कहता है कि हमें भागना नहीं चाहिए और अगर हम किसी तरह उनका एनर्जी क्रिस्टल हासिल कर लें तो हम उनके सभी बुरे कामों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि उस क्रिस्टल के बिना कोई एनर्जी नहीं होगी और कोई रोबोट भी उनके बैकअप सिस्टम से ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगे। सोनिक कहता है कि क्रिस्टल जरूर पैराडॉक्स प्रिज्म होगा और उसकी मदद से एगमैन ने इस जगह को ऐसा बनाया है। और वो रस्टी से प्रिज्म के बारे में पूछता है। रस्टी बताती है कि मेरे पास कोर के सभी सेक्टर का एक्सेस नहीं है। तभी वहाँ रोबोट्स आने लगते हैं, इसीलिए वो सीढ़ियों के जरिए नीचे जाने लगते हैं। मगर तभी डॉक्टर डीप सोनिक को पकड़ लेता है। अब सोनिक की बाकी टीम भी रोबोट्स को मारने लगती है। सोनिक डॉक्टर डीप के वार से बचता है और उसे मारने लगता है, मगर डीप उसे दूर गिरा देता है। तभी नाइन को एक रोबोट पकड़कर मारने लगता है। यह देखकर सोनिक खुद को छुड़ाकर नाइन को बचा लेता है और वापस डॉक्टर डीप से लड़ने लग जाता है और वो सभी रोबोट्स को खत्म कर देते हैं। यह देखकर मिस्टर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर रोज से कहकर सारे रोबोट्स में एक्स्ट्रा एनर्जी डलवा देता है, जिससे सभी रोबोट्स की पावर काफी बढ़ जाती है और वो सोनिक की टीम पर भारी पड़ने लगते हैं। इससे डॉक्टर एगमैन खुश होता है। नकल को लगता है कि अब वो नहीं बच पाएंगे, तो सोनिक कहता है कि हमें स्पिन डैश करके उन्हें खत्म करना होगा, मगर उनको स्पिन डैश करना नहीं आता था। इसीलिए सोनिक उन्हें स्पिन डैश की मदद से सभी रोबोट्स को मारकर दिखाता है, जिससे अब नकल्स भी रोबोट को स्पिन डैश करते हुए मारने लगता है और अब वो सभी रोबोट्स को बड़ी आसानी से मारने लगते हैं और बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ से वो बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी टेस देखता है कि सोनिक के शूज ग्लो कर रहे हैं, जिससे वो समझ जाता है कि एनर्जी क्रिस्टल आसपास ही होगा। इसीलिए वो सभी को बताता है कि सोनिक के शूज प्रिज्म एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए अगर हम इस एनर्जी को फॉलो करें तो हम प्रिज्म तक पहुंच सकते हैं और वो प्रिज्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर डीप भी उन्हें कोर की तरफ जाते हुए देख लेता है, इसीलिए वो भी उनके पीछे जाने लगता है। नाइन कोर रूम नजर आ जाता है जिसमें प्रिज्म को रखा हुआ था। ये देखकर डॉक्टर एगमैन कोर तक पहुंचने के सारे दरवाजे बंद करवाने लगता है। सोनिक के साथ ही चीजों को गेट में फंसाकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे से रोबोट आकर उन पर फायरिंग करने लगता है। ये देखकर सोनिक बहुत स्पीड से रन करता है, जिससे सभी चीजें स्लो हो जाती है और वो सभी लेजर से बचता हुआ आगे बढ़ता है। ये देखकर उसके सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं। सोनिक अपने हमले से रोबोट के साथ साथ डॉक्टर डीप को भी टावर से नीचे गिरा देता है। फिर वो वापस अपने दोस्तों के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वो बेबी डॉक्टर अपना सूट पहनकर आ जाता है। नाइन अभी भी कोर के गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था और वो सोनिक को बताता है कि मुझे इसे खोलने के लिए और वक्त चाहिए। तो सोनिक उन रोबोट को अपनी तरफ बुलाता है, जिससे वो सोनिक के पीछे आने लगते हैं और सोनिक उन्हें टावर से नीचे ले जाने लगता है। सोनिक मेट्रो ट्रैक से आगे बढ़ता है और चालाकी से सभी रोबोट को खत्म करने लगता है, मगर अभी भी डॉक्टर बग उनका पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए सोनिक अपनी फुल स्पीड से रन करता हुआ उनसे आगे निकलकर उनके पीछे आ जाता है और सभी रोबोट को मारकर बग पर भी हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे बग रोने लगता है। सोनिक अब वापस टावर पर जाने लगता है और उसे पुरानी बातें याद आती है, जब वो अपने दोस्तों को बेडरॉक पर बचाने गया था। नाइन अब कोर का दरवाजा खोल देता है और अब सोनिक भी वहाँ पहुँच गया था। फिर वो सभी अंदर जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर एगमैन आकर नकल, रेबल और रस्टी को पकड़ लेता है और सोनिक से कहता है कि कोर से दूर हटो, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा। सोनिक गेट खोलने की कोशिश करता है तो नाइन उसे कहता है कि हमें कोर तक पहुंचना होगा, क्योंकि उन्हें अपना दोस्त नहीं मानता था। सोनिक कहता है कि हमारे दोस्त हैं, मुझे उनकी मदद करनी होगी। तभी रेबल उसे कहती है कि तुम्हें पैराडॉक्स प्रिज्म तक पहुंचना होगा, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, हम मिस्टर डॉक्टर को रोक लेंगे। सोनिक उसकी बात मान लेता है और वो कोर तक पहुंचते हैं, मगर सोनिक देखता है कि वो पैराडॉक्स प्रिज्म नहीं है। वो नाइन को बताता है कि बहुत छोटा है। सोनिक को याद आता है कि वो प्रिज्म बहुत बड़ा था और उसमें अलग अलग रंग थे, मगर जब सोनिक ने स्पीड डैश से उस प्रिज्म पर हमला किया था तो टूट गया था। सोनिक बहुत बुरा फील करता है, क्योंकि उसके सभी दोस्तों ने उसे प्रिज्म से दूर रहने को कहा था, लेकिन सोनिक ने उनकी बात नहीं सुनी और वो नाइन को बताता है कि मुझे लग रहा था कि एगमैन ने इस प्रिज्म एनर्जी की पावर यूज करके सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन ऐसा
नहीं है, एगमैन ने ये दुनिया नहीं बनाई बल्कि मेरी वजह से शेटरवर्स बना। तभी वहाँ गेट को डॉक्टर एगमैन तोड़ने लगता है। नाइन सोनिक से कहता है कि हमें शार्ड्स लेकर यहाँ से निकलना होगा। सोनिक को भी यह आइडिया अच्छा लगता है और वो नाइन से कहता है कि तुम इसे फिर से ठीक कर सकते हो। और वो जैसे ही उस शार्ड्स को छूता है तो सोनिक उससे चिपक जाता है और उस शार्ड्स के अंदर चला जाता है। वही हम शेटरवर्स की एक और दुनिया को देखते हैं जिसका नाम बोस्केज मेज था। इस यूनिवर्स के रूज, नकल्स और बीग नीचे एक घने जंगल में आते हैं। वो सभी दबे पांव आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं थी, इसीलिए इस जंगल से बेरी चुराने आए थे। इस यूनिवर्स की रूज का नाम प्रीम होता है। उसे एक बेरी नजर आती है जिसे देखकर वो खुश होती है, मगर तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आने लगता है जिससे वो सभी काफी डर जाते हैं। तभी सोनिक भी इस बोस्केज मेज वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होकर नीचे गिर जाता है। सोनिक ये जगह देखकर कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर कहाँ आ गया। वो नाइन को आवाज लगाता है मगर वहाँ कोई नहीं होता। तभी सोनिक देखता है कि उसके शूज और ग्लव्स बदल गए हैं, मगर उसे पता नहीं होता कि ऐसा कैसे हुआ। तभी उस मॉन्स्टर के प्रीम और उसके साथियों को मारने की वजह से वो ऊपर सूखे पेड़ों पर आकर गिरते हैं। सोनिक उन्हें देख लेता है, इसीलिए उनकी तरफ आने लगता है। नकल का वेरिएंट जिसका नाम गुस्सेल होता है वो बिग के वेरिएंट हंगरी से कहता है कि हम भूखे मरने वाले हैं क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। प्रीम कहती है कि ऐसा नहीं होगा और उसे बेरी दिखाती है। तभी उन्हें सोनिक के आने की आवाज सुनाई देती है, मगर वो सोनिक को नहीं जानते थे, इसीलिए उन्हें लगता है कि पेड़ बोल रहे हैं जिससे वो डर जाते हैं। तभी सोनिक तेजी से आने की वजह से उनसे टकरा जाता है और वो बेरी नीचे गिरने लगती है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नीचे गिर जाती है। सोनिक उन तीनों को गले लगाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो रेबल, नकल और बिग है, इसीलिए उनसे नाइन के बारे में पूछता है और कहता है कि तुमने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं। नकल्स कहता है कि हमारी चीजें चुराने आया है, इसीलिए वो सभी सोनिक पर हमला करने लगते हैं। सोनिक उनसे बचकर भागने लगता है। तभी उसके ग्लव्स एक्टिवेट होकर उनमें से मेटल क्लो निकल आते हैं जिससे वो पेड़ पर चढ़ जाता है। सोनिक इससे समझ जाता है कि उनके पास नई एबिलिटी आ गई है। सोनिक उन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मगर वो नहीं सुनते। सोनिक कहता है कि हम अभी थोड़ी देर पहले साथ में न्यूयॉर्क में लड़ रहे थे, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो सभी सोनिक को घेर लेते हैं। सोनिक उनसे बचता है और समझ जाता है कि वो न्यूयॉर्क में नहीं है और एक और बदले हुए ग्रीन हिल में आ गया है। सोनिक इससे परेशान होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। प्रीम उसे बताती है कि इस जगह हमें घुटन होती है, यहाँ पेड़ बहुत बड़े हैं और जो कुछ भी यहाँ खाने को बचा है मॉन्स्टर हमें उन चीजों को खाने नहीं देता। सोनिक समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे इस यूनिवर्स के टेल्स के वेरिएंट को ढूंढना होगा। तभी मॉन्स्टर के मारने की वजह से टेल्स ऊपर आकर गिरने लगता है, मगर सोनिक अपनी सुपर स्पीड से उसे पकड़ लेता है। सोनिक की स्पीड देखकर प्रीम कहती है कि सोनिक की मदद से हम मॉन्स्टर का ध्यान भटका सकते हैं और जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। टेल्स सोनिक पर हमला कर देता है क्योंकि वो एक जंगली था। प्रीम उसे रोक लेती है और कहती है कि सोनिक नहीं तुम्हारी जान बचाई। सोनिक प्रीम से कहता है कि टेल्स अपनी पूंछ से उड़ा क्यों नहीं, तो बताती है कि इसका नाम मेंजी है और ये पूंछ से नहीं उड़ता। सोनिक उन्हें बताता है कि तुम सभी बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं वापस घर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या तुम में से कोई पैराडॉक्स प्रिज्म के शार्ड्स के बारे में जानता है, क्योंकि उससे ही मैं वापस अपने घर जा सकता हूँ। हंगरी कहता है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, मगर प्रीम उसे झूठ कहती है कि मैं उस शार्ड्स के बारे में जानती हूँ और तुम्हें उस तक ले जा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारी कुछ मदद करनी होगी। और वो फिर उसे अपने गाँव ले जाने लगती है। रास्ते में वो सोनिक को बताती है कि हम हमेशा पेड़ों पर नहीं रहते थे, सालों तक हम जमीन पर रहे, जंगल से जरूरत की हर चीज लेते थे, पर फिर उस मॉन्स्टर की वजह से हम पेड़ पर रहने लगे और अब हमें छाल खाकर ही अपना गुजारा करना पड़ता है। सोनिक उससे पूछता है कि क्या यहाँ किसी पेड़ पर फ्रूट नहीं आते, तो प्रीम बताती है कि नीचे फ्रूट है, मगर वहाँ मॉन्स्टर रहता है। अब वो अपने गाँव में पहुँच जाते हैं जो एक पेड़ पर बना हुआ था, जिसे देखकर सोनिक कहता है कि बहुत सिंपल है। प्रीम सोनिक से कहती है कि हम तुम्हें शार्ड तक लेकर जाएंगे, लेकिन तुम्हें पहले हमारी मदद करनी होगी। तुम्हें उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाना होगा जिससे हम अपनी जरूरत की चीजों को इकट्ठा कर पाएंगे। सोनिक देखता है कि प्रीम के साथी एक बेरी के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत भूखे थे। सोनिक को उन पर तरस आ जाता है, इसीलिए उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाऊंगा जिससे तुम जितनी चाहे उतनी बेरीज खा सकते हो। इससे वो बहुत खुश होते हैं। फिर वो सभी चुपके से नीचे घने जंगल में जाते हैं। वो दबे पांव आगे बढ़ते हैं और अपनी जरूरत का सामान ढूंढने लगते हैं। मेजी सूंघते हुए एक बेरी को ढूंढ लेता है, मगर गुस्सेल उसे पीछे हटा देता है और पौधों को तोड़ता हुआ उस बेरी को तोड़ लेता है। ये देखकर सोनिक उससे कहता है कि तुम्हें
पौधों के साथ ठीक से पेश आना चाहिए। गुस्सेल उसे कहता है कि क्या तुम पौधों की साइट हो, और वो आपस में उस बेरी के लिए लड़ने लग जाते हैं। तभी मॉन्स्टर वहाँ आने लगता है, जिससे वो वहाँ से भागने लगते हैं। तो प्रिम सोनिक से कहती है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम्हें मॉन्स्टर का ध्यान भटकाना होगा। तो सोनिक उसकी बात मान लेता है और कहता है कि तुम जाओ बेरी इकट्ठा करो, मैं मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता हूँ। सोनिक एक कांटे वाले पेड़ पर चढ़ता है जहाँ उसे बहुत सारी बेरीज नजर आती है। तभी सोनिक देखता है कि उसके साथियों को मॉन्स्टर ने मारकर ऊपर फेंक दिया है, इसीलिए उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाता है। लेकिन उसे मॉन्स्टर नजर नहीं आता क्योंकि वो बहुत फास्ट था। सोनिक भी भागने लगता है ताकि उस मॉन्स्टर को रोक सके, मगर वो मॉन्स्टर नहीं रुकता, इसीलिए वो एक जगह आकर रुक जाता है। सोनिक सोचता है कि वो मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा, मगर मैं उसकी वॉइस सुनकर उससे लड़ सकता हूँ। तभी वो मॉन्स्टर सोनिक के सामने आ जाता है जो एक बर्ड होती है। ये देखकर सोनिक कहता है कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम बस एक बड़े पंछी हो, और सोनिक उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। वो बर्ड वापस से सोनिक को मारने आने लगता है, लेकिन सोनिक अपनी स्पीड से उसे बचता है और आसानी से उसे हरा देता है। फिर वो प्रीम और उसके दोस्तों से कहता है कि अब तुम नीचे आ सकते हो। तो प्रीम उसे बताती है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, वो बस मॉन्स्टर का पेट है। तभी वहाँ मॉन्स्टर भी आ जाता है जो सोनिक पर अपने हैमर से हमला करके उसे कांटों में गिरा देता है, जिससे सोनिक कांटों में फंस जाता है और भाग नहीं पाता। वो मॉन्स्टर सोनिक की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। सोनिक देखता है कि वो मॉन्स्टर एमी का वेरिएंट है जिसका नाम थॉर्न था। सोनिक खुश होता है और उसे कहता है कि प्रिम को कोई गलतफहमी हुई है कि तुम मॉन्स्टर हो। थॉर्न उसे कहती है कि तुमने मेरे जंगल को चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सोनिक उसे कहता है कि तुम मुझे पसंद करती थी, मगर वो नहीं सुनती और सोनिक पर हमला करने लगती है, जिससे सोनिक वहाँ से भागने लगता है, मगर बर्ड उसे नीचे गिरा देता है और मॉन्स्टर उसे अपने हैमर से हिट करके ऊपर आसमान में फेंक देती है। मगर सोनिक अपनी फुल स्पीड में वापस से नीचे मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आने लगता है। सोनिक को एमी की याद आती है जिससे वो प्यार करता था, इसीलिए उसे नहीं मारता और रुक जाता है, मगर एमी उसे मारने लगती है। तो सोनिक उसे कहता है कि हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं। वो कहती है कि मेरा नाम थॉर्न रोज है, और वो सोनिक पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है, जिससे सोनिक दो बर्ड को हिट करता हुआ नीचे गिर जाता है, जिससे एक बर्ड कीचड़ में धंसने लगता है। सोनिक उसकी मदद करता है और उस बर्ड को बाहर निकाल कर साफ कर देता है, जिससे वो बर्ड खुश होती है। थॉर्न भी ये सब देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि सोनिक अच्छा है। सोनिक देखता है कि वहाँ बहुत सारे पेड़ कटे हुए हैं, जिससे उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हुआ होगा। तभी वहाँ थॉर्न अपनी बर्ड पर बैठकर आ जाती है और उसे बताती है कि सब तुम्हारे उन दोस्तों ने किया जो ऊपर है। उन्होंने जंगल काट कर सब कुछ नष्ट कर दिया था, उन्होंने जंगल की हर एक चीज छीन ली और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, मगर मैं प्रकृति को वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ किसी को नहीं आने देती। और वो सोनिक पर हमला करती है। सोनिक उसका हैमर छीन लेता है। तभी थॉर्न सोनिक के जूतों में चमक देखती है, जिससे सोनिक समझ जाता है कि यहाँ आसपास कोई शार्ड होगा। थॉर्न उसे बताती है कि एक ग्रेट ग्रीन जैसा नजर आ रहा है। तो सोनिक उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी ग्रेट ग्रीन को ढूंढने में मदद करोगी, मगर वो कुछ नहीं कहती। तो सोनिक उसे बताता है कि अगर मैं ग्रेट ग्रीन तक पहुंच गया तो मैं वापस घर जा सकता हूँ। थॉर्न मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे लेकर ग्रेट ग्रीन की तरफ बढ़ने लगती है। सोनिक उससे पूछता है कि क्या इस जंगल का ऐसा हाल ओन स्कैवेंजर ने किया। थॉर्न बताती है कि बहुत समय पहले हम सभी प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन फिर वो लालची हो गए, हमेशा जंगल से कुछ न कुछ छीनते रहे, कभी उन्होंने परवाही नहीं की, वो अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो सोनिक उसे कहता है कि अगर तुम पहले एक साथ मिलकर रहते थे तो तुम अपने आप के झगड़े सुलझा सकते हो, मगर थॉर्न उसे चुप रहने को कहती है। वहीं ऊपर प्रिम और उसके साथी उन्हें देख रहे थे, उन्हें लगता है कि सोनिक ने उन्हें धोखा दिया। थॉर्न और सोनिक आगे बढ़ते रहते हैं और ग्रेट ग्रीन ट्री तक पहुंच जाते हैं, जो एक ताड़ का पेड़ था और उसमें भी सोनिक के जूतों के जैसी एनर्जी निकल रही थी। सोनिक थॉर्न को बताता है कि वो शार्ड यहीं इस पेड़ के नीचे दफन होगा और जमीन को खोदता हुआ अंदर चला जाता है, मगर उसे छू नहीं सकता था, इसीलिए एक पत्ता लेकर अंदर जाता है और उस शार्ड्स को निकाल कर बाहर ले आता है। थॉर्न उसे देखकर खुश होकर कहती है कि ये मेरा है, और वो सोनिक को हैमर से हिट करके दूर गिरा देती है और उस शार्ड को अपने हैमर पर लगा देती है, जिससे वो शार्ड उसके हैमर के साथ जुड़ जाता है। सोनिक थॉर्न से कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे इसकी जरूरत है। तो थॉर्न कहती है कि मैं इसे तुम जैसे अजनबी को कभी नहीं दूंगी, क्योंकि तुम भी एक स्कैवेंजर हो, और उस पर हैमर से हमला करती है। फिर अब हम देखते हैं सोनिक को अपनी पुरानी बातें याद आती है, जब एमी ने सोनिक को एक ताड़ का पेड़ गिफ्ट दिया था और उसके सभी दोस्तों ने उसे
बताया था कि इस पेड़ के साथ हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है। सोनिक दूर गिर जाता है और थॉर्न उस पर हमला करती है, मगर सोनिक बच जाता है और उस हैमर के जमीन से टकराने की वजह से अब वहाँ पेड़ बनने लगता है। इससे थॉर्न खुश होती है और कहती है कि मैं अब इस शार्ट की मदद से इस जंगल को फिर से जिंदा कर दूंगी, और वो वापस से उस हैमर को नीचे हिट करती है जिससे पेड़ बनने लगते हैं और वो इस स्कैवेंजर के नीचे आने के सभी छेद बंद करने लगती है और सोनिक से कहती है कि अब वो कभी इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और वो एक एक करके सभी छेद को बंद कर देती है। फिर वो सोनिक पर हमला करने लगती है तो सोनिक उसे बताता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, और उससे क्रिस्टल मांगती है। मगर थॉर्न उसे कहती है कि तुम बहुत भोले हो, लेकिन मुझे अभी बहुत काम है, पहले मुझे इस स्कैवेंजर को खत्म करना है, और वो आगे बढ़ने लगती है तो सोनिक उसे रोककर कहता कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मैं तुम्हें किसी दूसरे को भी चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तो थॉर्न सोनिक पर हमला करके उसे बहुत सारे पेड़ के तनों में कैद कर देती है। सोनिक वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और थॉर्न वहाँ से भाग जाती है। सोनिक सोचता है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। सोनिक देखता है कि यहाँ ऊपर छत नहीं है और वो अपने क्लो को एक्टिवेट करके उन तनों पर ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वो थॉर्न के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मगर तुम मुझे मजबूर कर रही हो, मुझे वो हथौड़ा चाहिए। तो थॉर्न कहती है कि मैं तुम्हें ये हैमर नहीं दूंगी और उस पर हमला करती है। तो सोनिक तेजी से उस हैमर को पकड़ लेता है मगर उसे घुमाकर दूर फेंक देता है। वो दोनों अब वापस से उस हैमर के लिए लड़ने लग जाते हैं, जिससे जंगल में अजीब से स्पाइक जैसे तने बनने लगते हैं जो इतने बड़े थे कि वो प्रीम और उसके साथियों को भी नजर आ रहे थे। सोनिक उन स्पाइक से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था, तभी वो एक स्पाइक की वजह से उछलकर ऊपर चला जाता है। प्रीम और उसके साथी उस पर भाले को पॉइंट कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, तुम उस मॉन्स्टर के साथ मिल गए हो। तो सोनिक कहता है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैं थॉर्न के पास शार्ड लेने गया था जिसे पाने में तुम मेरी मदद करने वाले थे। प्रीम उससे कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो सोनिक बताता है कि थॉर्न तुम्हें मारने आ रही है, इसीलिए तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उससे साथ मिलकर खत्म कर दो। तो प्रीम उससे कहती है कि बीच का कोई रास्ता नहीं है, हम हमारे झगड़े को सोल्व नहीं कर सकते। और वो बताती है कि सालों पहले हम दोस्त थे, साथ में जंगल में रहा करते थे और जरूरत की चीजों को बांटा करते थे, मगर एक दिन वो बदल गई और उसने इस जंगल के लिए हमें पेड़ों पर भगा दिया और सालों से हम यहाँ ऊपर रह रहे हैं और अब हम मॉन्स्टर के साथ कोई बीच का रास्ता नहीं चुनेंगे। सोनिक कहता है कि थॉर्न अभी भी अंदर से कहीं ना कहीं अच्छी जरूर होगी, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें थॉर्न से सुलह कर लेनी चाहिए। तभी वो जगह हिलने लगती है क्योंकि थॉर्न वहाँ पेड़ों से हमला कर रही थी। सोनिक सभी को बचाता है जिससे अप्रीम भी उसकी बात मान लेती है और सोनिक उन सभी को लेकर नीचे जाता है। तभी थॉर्न भी अपनी बर्ड पर बैठकर वहाँ जाती है। सोनिक अपने दोस्तों से कहता है कि हमें आराम से उससे बात करनी होगी। वो थॉर्न बताता है कि हमें अच्छे से बात करके समझौता कर लेना चाहिए, मगर प्रीम और उसके साथी थॉर्न पर हमला करने जाते हैं। सोनिक उनसे कहता है कि तुमने मुझसे साथ देने का वादा किया था, लेकिन वो सोनिक की बात नहीं सुनते। थॉर्न को भी गुस्सा आ जाता है और वो प्रीम और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देती है और सोनिक पर भी हमला करने लगती है। सोनिक थॉर्न से कहता है कि तुमने उनका घर बर्बाद कर दिया, वो भूखे मर जाएंगे। थॉर्न कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने जंगल को बचाना है। ये कहकर वो जाने लगती है तो सोनिक उससे कहता है कि हमें कोई तरकीब निकालनी होगी जिससे तुम सभी एक साथ रह सको। थॉर्न कहती है कि साथ रहने के बारे में तुम क्या जानते हो। तो सोनिक को अपने आइलैंड की बातें याद आती है जब एमी ने उसे बताया था कि ऐसी पेड़ नहीं है, और अब सोनिक उन बातों को थॉर्न को बताने लगता है कि पेड़ हमें साथ जोड़कर रखते हैं, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मगर थॉर्न उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि अब इस जंगल का दिल यानी वो शार्ड मेरे पास है और अब मैं किसी को भी इस जंगल की हरियाली को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। तो सोनिक कहता है कि मुझे ग्रेट ग्रीन से बात करनी होगी और वो तेजी से आगे निकल जाता है। थॉर्न उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। सोनिक ग्रेट ग्रीन के पास पहुंच जाता है और सोचता है कि यहाँ नीचे इतना अंधेरा हो गया है कि जिससे थॉर्न अपना रास्ता भटक गई, और वो उस ताड़ के पेड़ से कहता है कि मैं तुम्हें रोशनी जरूर दूंगा और मेरे पास एक प्लान है। तभी थॉर्न भी वहाँ जाती है जो सोनिक से कहती है कि मेरे पेड़ से दूर हट जाओ। तो सोनिक उस ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। थॉर्न की पेड़ बर्डी सोनिक पर हमला करने जाती है, लेकिन सोनिक ऊपर लगी कैनोपी की मदद से बच जाता है। सोनिक थॉर्न से कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थॉर्न को इससे गुस्सा आ जाता है और अपने हैमर पर सोनिक से हमला करने लगती है, मगर सोनिक अपनी
अपनी स्पीड से उस हैमर को तोड़ देता है, जिससे हैमर कैनोपी को तोड़ते हुए बाहर चला जाता है। और अब वहाँ उस ताड़ के पेड़ पर रोशनी आ जाती है। थॉर्न की अब इससे आंखें खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने इस जंगल को बिगाड़ दिया है। अब प्रिम भी अपने साथियों के साथ वहाँ जाती है। सोनिक भी थॉर्न के पास आता है और थॉर्न उसे बताती है कि हम सभी पहले दोस्त हुआ करते थे, मगर फिर मैंने देखा कि प्रिम और उसके साथी पेड़ पौधों से फल ले रहे हैं और नहीं बर्बाद कर रहे हैं। मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी और जंगल को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वो पेड़ों को काटने लगे, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं एक मॉन्स्टर बन गई, सभी पर हमला करके उन्हें जंगल से बाहर निकाल दिया। मगर उस दिन के बाद से मैं पहले की तरह नहीं रही और रोने लगती है। प्रेम को भी एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बुरा किया, उन्होंने जंगल को नुकसान पहुंचाया और वो सभी थॉर्न से माफी मांगते हैं कि हमें नहीं पता था कि हम जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब पेड़ पौधे भी रोशनी की वजह से फिर से खिलने लगते हैं, जिससे बर्डी खुश होती है। सोनिक उससे ऊपर जाकर आसमान में उड़ने को कहता है। बर्डी ऊपर चली जाती है। सोनिक मेंजी को भी पूंछ हिलाकर उड़ने को कहता है। मेंजी जब ऐसा करता है तो उड़ने लगता है और बहुत खुश होता है। और अब प्रिम और थॉर्न भी वापस से दोस्त बन जाती है और वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं। सोनिक को तभी याद आता है कि मुझे शार्ट को वापस लाना होगा और वो शार्ट को ढूंढने जाता है। बर्डी उसे शार्ट के गिरने की जगह बताती है तो सोनिक स्पीड में उस जगह जाने लगता है। तभी स्पीड की वजह से सोनिक को शेडो दिखाई देता है और उसे कहता है कि क्या तुम किसी वॉइड में खो गए हो, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। सोनिक को कुछ समझ नहीं आता और उसका ध्यान आगे से हट जाता है, जिससे वो पत्थर से टकराने की वजह से सीधा ही उस शार्ट से टकराता है और शेटरवर्स में पहुंचकर न्यूयॉर्क सिटी में वापस आ जाता है, जहां देखता है कि नकल्स रोबोट से लड़ रहा था क्योंकि उन्होंने रोबोट के प्रति क्रांति की शुरुआत कर दी थी। अब उन्होंने अपनी एक पूरी फौज तैयार कर ली थी, जिसमें सिटी के सभी सताए हुए लोग शामिल थे और वो सभी रोबोट को आसानी से मार रहे थे, जिससे रोबोट उनसे बचकर भाग रहे थे। वहीं हम रस्टी को भी देखते हैं, जो वापस से केओस काउंसिल के कंट्रोल में आ गई थी और वो सोनिक को ढूंढ रही थी। सोनिक नकल के पास आता है, मगर नकल गुस्से में था और वो रोबोट को मारते हुए कहता है कि तुम अचानक कहाँ चले गए थे, मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगे। सोनिक कहता है कि मेरा तुम्हें अकेला छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, मैंने जैसे ही शार्ट को छुआ मैं दूसरी दुनिया में चला गया जहाँ तुम भी अलग थे और जंग अलग थी। रस्टी भी इन बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। सोनिक नकल से कहता है कि मैं वापस आकर खुश हूँ, अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और उससे 9 के बारे में पूछता है। नकल कहता है कि सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद से गायब है और वो वापस से रोबोट को फोड़ने लग जाता है और स्पेन डैश ट्रिक का यूज करता है। सोनिक उसे एक नई ट्रिक दिखाता है और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिससे सभी रोबोट खत्म होने लग जाते हैं। एक रोबोट अपनी जान बचाकर भाग जाता है। सोनिक और बाकी सभी खुश होते हैं, मगर नकल अभी भी सोनिक से गुस्सा था। रस्टी वहाँ से वापस केओस काउंसिल टावर में आ जाती है, जहाँ केओस टीम बात कर रही थी कि उस नाइट ने हमारा क्रिस्टल चुराया और अब ये चींटियों जैसे लोग हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तभी रस्टी उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि सोनिक वापस आ गया है और उन्हें सोनिक की फुटेज दिखाती है, जिसमें सोनिक ने कहा था कि मैं शार्ट को छूते ही दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। यह सुनकर मिस्टर डॉक्टर अपने साथियों से कहता है कि अगर हम एक शार्ट से पूरी सिटी चला सकते हैं तो जरा सोचो, अगर हमारे पास 2 शार्ट हो तो हम क्या कर सकते हैं। हमें कुछ भी करके सोनिक को ढूंढना होगा क्योंकि वही हमें उस दूसरे शार्ट तक ले जा सकता है। रस्टी कहती है कि मुझे उनके ठिकाने का पता चल गया है। वही नकल सोनिक को अपने अड्डे पर लेकर जाता है, मगर रेबल उस पर गुस्सा थी। वो उसे कहती है कि शार्ट की चोरी करने में तुमने हमारा इस्तेमाल किया और फिर हमें छोड़कर भाग गए। सोनिक उसे कहता है कि मैंने शार्ट की चोरी नहीं की। टेल्स कहता है कि तुम्हारे लोमड़ी दोस्त ने उसे चुराया है और फिर हमें ऐसे छोड़ दिया और उसे पूरी बात बताते हैं कि जब वो बाहर एक मैन से लड़ने रुके थे और 9 ने उस शार्ट को चुरा लिया था, जिससे हम भी खुश हुए और हमें लगा कि वो हमें रोबोट से बचाएगा, लेकिन हमें ऐसे ही छोड़कर भाग गया, जिससे हमें बहुत गुस्सा आया। फिर मैं रेबल को बचाकर वहाँ से भाग गया। डस्टी भी हमारे पीछे आ रही थी, लेकिन वो 9 के भाग जाने की वजह से वापस से केओस काउंसिल के कंट्रोल में आ गई। फिर रेबल उसे बताती है कि हमने अपनी एक सेना बनाई और अब हम सभी रोबोट्स को खत्म कर देंगे। सोनिक उन्हें कहता है कि मैंने सिर्फ एक दिन के लिए शहर छोड़ा और तुमने क्रांति शुरू कर दी। तो रेबल उसे बताती है कि तुम हफ्तों से गायब हो और हमें काउंसिल को खत्म करना होगा और अगर एनर्जी क्रिस्टल वापस उनके हाथ लग गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नकल कहता है कि हमें 9 पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तुम हमें बता दो कि वो कहाँ है। मगर सोनिक कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। रेबल उसे कहती है
है कि तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन हमारा मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसे आखिरी बचा हुआ ताड़ का पेड़ दिखाती हुई बताती है कि वो जिंदगी की निशानी है जिसके हम हकदार है। नकल कहता है कि अगर हमें लड़ाई हार गए तो हमारे पास लड़ने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। सोनिक को भी उस ताड़ के पेड़ से पुरानी बातें याद आती है। सोनिक उन्हें कहता है कि सॉरी, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैं यहाँ नहीं था, मैं गद्दार नहीं हूँ और 9 है। मुझे इस बात को साबित करना है और तुम्हारे साथ लड़ना है। तभी वहाँ हमले होने लगते हैं क्योंकि केओस काउंसिल के रोबोट वहाँ पहुँच गए थे जिन्होंने उन्हें ढूंढ लिया था। इसीलिए वो सभी लड़ने के लिए ऊपर चले जाते हैं। वो सभी उन पर फायर करने लगते हैं। सोनिक भी अपनी स्पिन डैश पावर से उन रोबोट्स को मारने लग जाता है, मगर डॉक्टर एगमैन उसे मारकर दूर फेंक देता है। डॉक्टर बेबी भी नकल पर हमला करता है, मगर नकल उसे दूर फेंक देता है। रेबल नकल को लेकर वहाँ से जाने लगती है, मगर डॉक्टर बेबी उन पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है और अब वो सभी को घेर लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि एनर्जी क्रिस्टल हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तभी वहाँ 9 शिप लेकर आ जाता है। सोनिक उसका प्लेन देखकर खुश होता है। सभी केओस काउंसिल के मेंबर देखते हैं कि 9 एनर्जी पोर्टल खोलकर यहाँ आया है, जिससे वो समझ जाते हैं कि 9 के पास ही शार्ड है, इसीलिए उस पर फायरिंग करने लगते हैं। सोनिक वहाँ मौजूद सभी लोगों को रोबोट के आगे से हटा देता है और 9 सभी रोबोट को मारने लग जाता है। सोनिक अपनी स्पीड से 9 के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छे टाइम पर आए हो, हमें मदद की बहुत जरूरत थी। लेकिन तभी 9 पोर्टल खोलकर उसे वहाँ से शेटरवर्स में ले आता है। सोनिक कहता है कि जब भी मैं दूसरी दुनिया में जाता हूँ तब मैं यहीं से होकर गुजरता हूँ। 9 कहता है कि मैं इसे शेटर स्पेसेस बुलाता हूँ। सोनिक उसे कहता है कि हमें वापस रेबल के पास जाना होगा, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। तो 9 उसे पूछता है कि तुम अचानक कहाँ चले गए थे। सोनिक उसे पूरी बात बताता है कि वो रेड शार्ट को ढूंढने की वजह से एक अलग दुनिया में चला गया था। 9 उसे शार्ट दिखाकर बताता है कि मैंने इसके पावर कोर स्कीमेटिक को हैक कर लिया है और इसकी मदद से यह प्लेन बनाया जिससे मैं शेटरवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकता हूँ और उसे एक अलग दुनिया में ले जाता है जहाँ अपने शिप को लैंड करता है और सोनिक को बताता है कि हम यहाँ अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे और हम इस दुनिया का नाम ग्रिम रखेंगे। 9 की नजर सोनिक के जूतों पर जाती है जो बदल गए थे। सोनिक बताता है कि हर बार एक नए शेटर स्पेस में जाने के बाद मुझे एक फैंसी अपग्रेड मिल जाता है। 9 बताता है कि प्रिज्म एनर्जी की वजह से है और ये वास्तव में बहुत लाजवाब है। 9 उसे ये भी बताता है कि इस जगह पर हमारे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए यहाँ हम नई शुरुआत कर सकते हैं और उस जगह को अपना घर बना सकते हैं। तो सोनिक उसे कहता है कि रेबल और नकल को हमारी जरूरत है, इसीलिए तुम भी मेरे साथ लड़ाई को खत्म करने में मदद करो। 9 कहता है कि उस शहर ने मुझे दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, पर तुम वहाँ जा सकते हो और वो उसके लिए पोर्टल खोल देता है। सोनिक कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम भी न्यूयॉर्क जरूर आओगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। न्यूयॉर्क में रेबल और नकल की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और रोबोट उन पर भारी पड़ते जा रहे थे। मिस्टर एगमैन रेबल और नकल से पूछता है कि एनर्जी क्रिस्टल कहाँ है, मगर वो कुछ नहीं बताते। तभी पोर्टल से सोनिक वहाँ जाता है और वो मिस्टर डॉक्टर और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें दूर गिरा देता है और अब वो साथ मिलकर उन रोबोट को मारने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे नहीं जीत पाते और वो उन सभी को पकड़ लेते हैं। मिस्टर डॉक्टर सोनिक से कहता है कि वो क्रिस्टल हमें सौंप दो और उस दूसरी दुनिया के बारे में बताओ जहाँ तुम गए थे, मगर सोनिक नाटक करता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। तभी रस्टी भी वहाँ जाती है जो उसे सोनिक की वही रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें उसने नकल को दूसरी दुनिया के बारे में बताया था, जिससे हम मिस्टर एगमैन सोनिक को अपनी मुट्ठी में मसलने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मगर तभी वहाँ पोर्टल से 9 आ जाता है और वो मिस्टर डॉक्टर पर हमला करके सोनिक को फिर से आजाद कर देता है। रस्टी केओस टीम को बताती है कि 9 के पास शार्ड है। मिस्टर डॉक्टर अपने सभी साथियों से कहता है कि हमें 9 की जांच को हासिल करना होगा क्योंकि 9 ने दूसरी दुनिया में जाने की टेक्नोलॉजी बना ली है, इसीलिए हमें इनका ध्यान भटकाना होगा और वो मदरशिप को एक्टिवेट करने को कहता है। सोनिक रेबल और नकल नीचे रोबोट को मार रहे होते हैं और 9 ऊपर से रोबोट को खत्म कर रहा था, लेकिन मिस्टर डॉक्टर उन्हें फंसाने के लिए उस पर हमला करता है और उसे दूर ले जाता है और अब वो मदरशिप को एक्टिवेट कर देते हैं जो केओस टावर पर बनी हुई थी। 9 उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसका ध्यान मिस्टर एगमैन से हट जाता है, जिससे वो उसके शिप को क्रैश कर देता है और मदरशिप में उस शिप को पकड़ लेता है। 9 अपने शिप से पोर्टल खोलने की कोशिश करता है मगर ऐसा नहीं कर पाता। वहीं सोनिक रेबल और नकल मिलकर नीचे मौजूद सभी रोबोट को खत्म कर देते हैं। सोनिक 9 को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं मिस्टर डॉक्टर 9 से कहता है
कि हमारे शार्ट और तुम्हारी तकनीक के साथ तुमने ब्रह्मांड को चांदी की थाली में रखकर हमें सौंप दिया है। ये कहकर वो ऊपर शिप में चला जाता है। फिर अब हमें वही पुराने ग्रीन हिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोनिक शेडो पर हमला करके अपने दोस्तों के पास चला गया था, मगर शेडो भी उसके पीछे गया था। और जब सोनिक ने पेराडोस प्रिज्म पर हमला किया तब शेडो ने भी कियोस एमरल्ड की मदद से कियोस कंट्रोल को ऑन कर दिया था, जिससे शेडो भी शेडोवर्स में पहुंच गया था और इसीलिए शेडो सोनिक को दिखाई दे रहा था। सोनिक 9 को ढूंढ रहा होता है तभी उसे मदरशिप दिखाई देती है, इसीलिए फुल स्पीड में आगे बढ़ता है। तभी उसे वापस शेडो दिखाई देता है जो उसे कहता है कि चलते रहो, रुकना मत। सोनिक स्पीड से आगे बढ़ता है और वहां से टेलीपोर्ट होकर एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ वो पानी में गिरने लगता है, जिससे वो डर जाता है क्योंकि वो पानी से काफी डरता था। तभी उसे एक आइलैंड दिखाई देता है, इसीलिए हवा में तैरता हुआ आइलैंड पर लैंड करने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो पानी में जाकर गिर जाता है। सोनिक उस छोटे से टापू पर आ जाता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गया। सोनिक के ग्लव्स और शूज भी बदल गए थे, मगर उसे उनकी पावर पता नहीं थी कि वो क्या करते हैं। तभी वहाँ रेबल, एमी और 9 के वेरिएंट आ जाते हैं जो इस दुनिया में पायरेट्स थे। उन्हें लगता है कि सोनिक उनके दुश्मन क्रू का मेंबर है, इसीलिए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे सोनिक भागने लगता है, लेकिन उसे भागने का कोई तरीका नहीं मिलता क्योंकि यहाँ चारों तरफ पानी था। वो सोनिक को पकड़ लेते हैं। सोनिक उन्हें बताता है कि मैं किसी भी क्रू का हिस्सा नहीं हूँ। तो एमी की वेरिएंट ब्लैक रोज कहती है कि हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए और कैप्टन के पास चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम नारियल लेकर लेट पहुंचे तो हम पर गुस्सा करेंगे। फिर वो नारियल लेकर वहाँ से बोट पर जाने लगते हैं। तो सोनिक उन्हें कहता है कि तुम मुझे अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। तो रेबल की वेरिएंट बेटन कहती है कि हम बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते, हम अपनी शिप पर जा रहे हैं। तो 9 का वेरिएंट सेल्स उन्हें कहता है कि सोनिक बहुत तेज है, इसलिए हमारे काम आ सकता है क्योंकि शिप पर सफाई का बहुत काम है। तो सोनिक कहता है कि मैं तुम्हारी नाव को भी चला सकता हूँ। तो सोनिक की बात मान लेते हैं। तभी सोनिक को उनका जहाज दिखाई देता है जो बहुत बड़ा और खूबसूरत था। फिर वो सब बोट में बैठ जाते हैं और सोनिक अपनी फुल स्पीड से चप्पू चलाकर उन्हें शिप तक ले जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उस शिप का कैप्टन नकल्स का वेरिएंट होता है जिसका नाम डरावना था। सोनिक उससे डर जाता है कि उसे मार देगा, इसीलिए उस पर तलवार पॉइंट कर देता है। सोनिक को खाने की खुशबू आती है। सोनिक को लगता है कि उसे बुनकर खा जाएंगे। तो डरावना उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और वो सोनिक का कॉन्फेटी से स्वागत करते हैं और वहाँ पार्टी करने लग जाते हैं। सोनिक समझ जाता है कि डरावना बहुत अच्छा है। सोनिक को वहाँ चिली डॉग दिखाई देता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। चिली डॉग उसका फेवरेट था। डरावना बताता है कि इसे सी डॉग कहते हैं। सोनिक उसे खा लेता है, उसे वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए बहुत सारे सी डॉग ले आते हैं जिन्हें सोनिक खाने लग जाता है। सोनिक डरावना से पूछता है कि अगर तुम इतने अच्छे पायरेट हो तो तुम्हारा नाम डरावना क्यों पड़ा। तो बेटन उसे बताती है कि डरावना पहले इतना अच्छा नहीं था और वो सोनिक को उसके पुराने किस्से सुनाने लगती है, मगर डरावना उसे रोक देता है और सोनिक से पूछता है कि इस आइलैंड पर बिना जहाज के कैसे पहुंचे। तो सोनिक उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है और अब वो सभी सोनिक का मूड ठीक करने के लिए उसे पार्टी देने लगते हैं और वो सभी बहुत मस्ती करते हैं। अगली सुबह जब सोनिक की आँख खुलती है तो लूप डे लूप को पानी के अंदर देखता है क्योंकि इस दुनिया में ग्रीन हिल समुद्र में समा गया था। सोनिक डरावना से पूछता है कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। तो कैप्टन उसे बताता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यही आराम करेंगे और वो वापस से पार्टी करने लगते हैं। तो सोनिक उससे कहता है कि हमने कल रात को ही पार्टी की थी। तो सोनिक उन्हें कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, वो शार्ट को ढूंढना होगा। सेल्स उससे पूछता है कि ये शार्ट क्या होता है। तो सोनिक बताता है कि एक पत्थर की तरह होता है जो चमकता है और वो जादुई लगता है। डरावना इससे थोड़ा घबरा जाता है। बेटन कहती है कि डरावना की कहानी में जो पत्थर था ये वही होगा जिसे शैतानी लाइट हाउस कहते हैं, मगर वो डरावना की वजह से चुप हो जाते हैं। सोनिक डरावना से कहता है कि तुम्हें मुझे शार्ट के बारे में बताना ही होगा कि वो कहाँ है। डरावना कहता है कि उसे भूल जाओ, उस खजाने से दर्द के सिवा और कुछ नहीं मिलता। सोनिक कहता है कि मैं उसे नहीं भूल सकता, मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है और मैं उसके बिना वापस नहीं जा सकता। तभी उसकी शिप पर दूसरे पायरेट हमला कर देते हैं और ये वही पुराना क्रू था जो डरावना का दुश्मन था। सोनिक कहता है कि हम उनसे जरूर लड़ेंगे, लेकिन डरावना और उसके साथी लड़ने की बजाय छिप जाते हैं। यह देखकर सोनिक उन्हें कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता। अब वो दुश्मन पायरेट उनकी शिप पर आकर सामान लूटने लगते हैं। तभी सोनिक उनके सामने आ जाता है और उन्हें कहता है कि अपने जहाज पर वापस चले जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सोनिक पर हमला करने आने लगते हैं, मगर सोनिक अपनी स्पीड से उन सभी को मारने लग जाता
आता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। सोनिक भी एक ड्रम की वजह से नीचे गिरने लगता है, जिससे सोनिक डर जाता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। तभी उसके शूज एक्टिवेट होकर और क्राफ्ट में बदल जाते हैं और यही इस दुनिया में उनकी पावर थी और अब सोनिक आसानी से हवा में चल पा रहा था। बेटन और उसके साथी भी उन पायरेट से लड़ने लग जाते हैं और उन सभी को हरा देते हैं, जिससे अब वो वापस अपने जहाज पर चले जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। बेटन लड़कर बहुत खुश होती है क्योंकि आज उन्होंने पहली बार असली पायरेट जैसा काम किया था, इसीलिए वो सोनिक को अपना कैप्टन बना लेते हैं। तो सोनिक उन्हें कहता है कि मैं कोई कैप्टन नहीं हूँ और वो डरावना से उस शार्ट के ठिकाने के बारे में पूछता है। तो डरावना ब्लैक रोज को अपना पुराना किस्सा सुनाने को कहता है। ब्लैक रोज बताती है कि सालों पहले की बात है जब डरावना नकल्स समुद्र का सबसे डरावना पायरेट था और वो शैतानी लाइट हाउस यानी उस शार्ट को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो सालों तक उसकी तलाश करता रहा और आखिरकार उस लाइट हाउस का मैप डरावना के हाथ लग गया और डरावना अपने पुराने क्रू के साथ उस लाइट हाउस पर जाने के लिए निकल गया। लेकिन उस रास्ते में काफी खतरनाक चट्टानें थी, इसीलिए उसके साथियों ने उसे रुकने को कहा, लेकिन डरावना पर उस पत्थर को पाने का जुनून सवार था, इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा। मगर एक पत्थर से टकराने की वजह से उसका जहाज पानी में डूब गया और उसका पुराना क्रू भी उसे छोड़कर चला गया क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी थी। डरावना सोनिक को बताता है कि उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई कि मैं उस शार्ट के पास कभी नहीं जाऊंगा। तो सोनिक उसे कहता कि तुम एक पायरेट हो और वो एक हादसा था, इसीलिए तुम मुझे मैप दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस लौटा दूंगा। नकल्स बताता है कि मैं समुद्र में जहाज के साथ डूब गया था। तभी सोनिक को याद आता है कि अपने जूतों की मदद से शार्ट तक पहुंच सकता है और सोनिक इधर उधर जाकर अपने जूतों में शार्ट की एनर्जी को चेक करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उन्हें किस तरफ जाना है। ब्लैक रोज और बेटन सोनिक की बात मानती है और जहाज को उस तरफ मोड़ लेती है, जिससे अब नकल भी उसे कैप्टन बना देता है। तभी बेटन उसे बताती है कि पोर्ट साइड के पानी में कोई चीज हमारी तरफ आ रही है। उन्हें लगता है कि वो व्हेल है, मगर वो एक शिप होता है जिसमें से रस्टी अपने रोबोट के साथ निकलती है, जिसे देखकर सोनिक हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, मगर रस्टी रोबोट से उनकी शिप पर हमला करवा देती है। फिर अब हमें केओस काउंसिल के मदरशिप को दिखाया जाता है जहाँ उन्होंने नाइन को बंदी बना रखा था। नाइन उन्हें कहता है कि तुमने मेरी शेटर ड्राइव टेक्नोलॉजी तो चुरा ली है, अब तुम्हें और क्या चाहिए। तो मिस्टर एगमैन उसे कहता है कि हम शेटरवर्स की सभी दुनियाओं पर राज करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें इस मदरशिप को पूरी तरीके से चालू करना होगा। इसीलिए अब तुम हमें बताओगे कि इस मदरशिप को पूरी तरीके से कैसे चालू करना है, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वहीं रस्टी अपनी रोबोट्स के साथ सोनिक की शिप पर हमला कर रही होती है, जिससे उनका शिप बर्बाद होने लगता है। सोनिक रस्टी से कहता है कि हम आराम से बात कर सकते हैं और उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंची। तो रस्टी उसे बताती है कि सारे के सारे शेटरवर्स सब केओस काउंसिल के कब्जे में है, इसीलिए तुम्हारे पास आखिरी मौका है, सरेंडर कर दो या फिर डूब जाओ। और वो उन सभी पर हमला करके उन्हें दूर गिरा देती है। सोनिक अपने साथियों से कहता है कि हमारा एंजल वॉयेज जहाज बहुत मजबूत है, इसीलिए इतनी आसानी से नहीं टूटेगा और हमें उन पर हमला करना होगा। मगर डरावना के इस नए क्रू ने कभी जंग नहीं लड़ी थी, इसीलिए उन्हें लड़ना नहीं आता, जिस वजह से रोबोट उनकी शिप पर हमला करके उसमें छेद कर देते हैं। तभी एमी का ड्रोन सोनिक के शूज को स्कैन कर शार्ट सिग्नेचर को कॉपी कर लेता है, जिससे अब वो भी शार्ट को ट्रैक कर सकते थे, इसीलिए वहाँ से शार्ट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सोनिक को अपने डूबते हुए जहाज को बचाने का कोई तरीका नजर नहीं आता क्योंकि जहाज धीरे धीरे डूब रहा था। सोनिक सोचता है कि डरावना इस जहाज को बचा सकता है, मगर डरावना बोट लाकर जहाज से भाग रहा था। सोनिक उसे कहता है कि तुम नकल्स के वेरिएंट हो, तुम कभी हार नहीं मानते और यही तुम्हारी सबसे अच्छी आदत है और तुम ही मुझे शार्ट तक पहुंचा सकते हो। डरावना से कहता है कि मैंने कई सालों पहले हार मान ली थी जब उस शार्ट को पाने की कोशिश में मैं डूब रहा था। सोनिक कहता है कि हम अभी भी उसे पा सकते हैं अगर हम साथ काम करें, क्योंकि मैं अपनी स्पीड से तुम्हें उन पत्थरों से बचा सकता हूँ, जिससे तुम उस शार्ट को पाकर द लेजेंडरी नकल्स डरावना बन जाओगे। डरावना को भी सोनिक का आइडिया अच्छा लगता है और वो वापस शिप पर आ जाता है और वो बेटन और सेल्स को फ्लोटी में हवा भरने को कहता है और सोनिक शिप से पानी निकालने लगता है। सेल्स उन फ्लोटी को शिप से बांध देता है और जहाज के छेद को भी बंद कर देता है। फिर वो सभी मिलकर जहाज के मेन सेल को भी ठीक कर देते हैं और अब डरावना उन्हें शैतानी लाइट हाउस यानी शार्ट की तरफ बढ़ने को कहता है। वहीं रस्टी डॉक्टर डीप से बात करके उन्हें बताती है कि हम 1 घंटे में उस शार्ट तक पहुंचकर उसे हासिल कर लेंगे, मगर डॉक्टर डीप कनेक्शन कट होने की वजह से उसे कुछ नहीं कह पाता। डॉक्टर डीप अपने सभी साथियों से कहता है कि पूरे शेटरवर्स पर हमारा कब्जा शुरू हो गया है और
और शार्ट को मिलते ही हम सोनिक को भी खत्म करवा देंगे। तो नाइन कहता है कि उस सोनिक को खत्म करना बुरा आइडिया है। एगमैन उसे कहता है कि यह सब तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए कह रहे हो। तो नाइन कहता है कि वो मेरा दोस्त नहीं है, उसने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया जब मुझे उसकी जरूरत थी। और उन्हें बताता है कि तुम्हारी शेटर ड्राइव टेक्नोलॉजी अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए सोनिक को खत्म करना बेवकूफी होगी। तो डॉक्टर ज्ञानी कहता है कि हमारा मिशन पूरा हो चुका है, हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। तो नाइन कहता है कि तुम बड़ी मुश्किल से अपने एक जहाज को दूसरी दुनिया में भेज पाए हो, पर सोनिक बिना कोई टेक्नोलॉजी के ही शेटरवर्स में जा सकता है, इसीलिए सोनिक एक चलता फिरता शेटर बैटरी है। और जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता कि उसके पास इतनी शक्ति कैसे है, उसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर ज्ञानी भी उसकी बात समझ आता है और अपने साथियों से कहता है कि हम सोनिक को जब तक हम अपने फायदे की सभी चीज उसकी बॉडी से हासिल नहीं कर लेते, वही सोनिक अपनी स्पीड से टोर्नेडो बनाकर शिप को स्पीड दे रहा था, जिससे वो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे थे। और वो रस्टी के शिप के पास पहुंच जाते हैं। रस्टी की शिप धीरे हो जाती है क्योंकि आगे बहुत सारे पत्थर थे और ये वही पत्थर थे जिससे डरावना पहले टकराया था। इसीलिए सोनिक डरावना से कहता है कि तुम्हारा दूसरा मौका है, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि इन चट्टानों को कैसे पार करना है। तो डरावना कहता है कि हमें फुल स्पीड में आगे बढ़ना होगा। सोनिक फुल स्पीड में दौड़ने लग जाता है, जिससे वो स्पीड से आगे बढ़ता है। रस्टी को समझ नहीं आता कि वो इतनी स्पीड से आगे क्यों बढ़ रहे हैं। डरावना स्पीड से जहाज को पत्थर पर जंप करवा देता है, जिससे वो रस्टी के जहाज से भी आगे निकल जाते हैं, मगर इससे उनके दोनों सेल उड़ जाते हैं, जिससे अब वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। मगर नकल्स को एक आइडिया आता है और वो सोनिक को जहाज को खींचने के लिए नीचे फेंक देता है। सोनिक को एक काम बहुत मुश्किल लगता है, तभी रस्टी का जहाज आगे निकल जाता है और वो पूरी तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो सोनिक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं दौड़ में कभी नहीं हारता, और फुल स्पीड में जहाज को खींचने लग जाता है, जिससे वो रस्टी की शिप के पास पहुंच जाते हैं। मगर रस्टी लेजर से सोनिक पर हमला करने लगती है और रोबोट भी उनके जहाज पर हमला करते हैं। सोनिक उनके वार से बचता है। डरावना भी अपने साथियों को उनकी शिप पर हमला करने को कहता है और वो सी डॉग से उन पर हमला करते हैं, जिससे रोबोट का सिस्टम उन्हें ट्रैक नहीं कर पाता और उनके हमले से वो रोबोट फिसलने लगते हैं। रस्टी का हाथ जहाज से लगने की वजह से वो बंद हो जाता है और वो भी नीचे पानी में गिर जाती है, जिससे अब नकल्स उन रोबोट के शिप पर कब्जा करने चला जाता है और सभी रोबोट को खत्म कर देता है और अपने साथियों को भी रस्टी की शिप में आने को कहता है। मगर तभी रस्टी वहां जाती है और अपने रोबोट से डरावना को घेर लेती है, लेकिन तभी सोनिक भी वहां पर आ जाता है और अपनी स्पीड से सभी रोबोट्स को खत्म कर देता है। मगर रस्टी अपने बाकी रोबोट्स को बुला लेती है, मगर अब सोनिक के सभी साथी भी शिप पर आ जाते हैं और वो सभी मिलकर रोबोट से लड़ने लगते हैं। ये देखकर रस्टी को एक आइडिया आता है और अपने स्क्वाड 3 को शार्ड लेने के लिए भेज देती है। डरावना भी ये देख लेता है, इसीलिए वो सोनिक को शार्ड लेने जाने को कहता है। मगर सोनिक डरावना से कहता है कि शार्ड लेने तुम जाओगे। तो डरावना कहता है कि वो बहुत दूर है, मैं वहां नहीं पहुंचूंगा। तो सोनिक उसे जहाज से शार्ड की तरफ फेंक देता है। डरावना रोबोट को मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तो रस्टी अपने कुछ और रोबोट्स को डरावना के पीछे भेजती है और अब सोनिक और रस्टी आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहीं डरावना उस पहाड़ के फुटहिल पर पहुंच जाता है जहाँ शार्ड था और ऊपर चढ़ने लगता है। वहीं रस्टी अपने रोबोट्स के साथ सोनिक और उसके दोस्तों को घेर लेती है और कहती है कि क्या तुम आखिरी मुकाबले के लिए तैयार हो। तो सोनिक वहां से चला जाता है। इससे सभी हैरान होते हैं कि सोनिक भाग गया, मगर सोनिक पीछे से आकर रस्टी के रोबोट्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है और सेल्स भी रस्टी को शॉक देकर घायल कर देता है। वहीं नकल्स लगातार पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहा होता है, तभी रस्टी के रोबोट भी ऊपर जाने लगते हैं, मगर नकल्स उन्हें खत्म करता हुआ पहाड़ के टॉप पर पहुंच जाता है और उस शार्ड को लेकर बहुत खुश होता है। सोनिक भी देख लेता है कि डरावना ने शार्ड हासिल कर लिया, तभी रस्टी के कुछ और रोबोट भी वहां जाने लगते हैं। तो सोनिक अपने दोस्तों को कहता है कि डरावना को मेरी जरूरत है और वो फुल स्पीड में डरावना की तरफ बढ़ने लगता है। वही रोबोट डरावना से शार्ड छीनने की कोशिश करते हैं, मगर डरावना उन्हें रोक रहा था। तभी एक आकाशीय बिजली डरावना पर गिरती है, जिससे वो शार्ड के साथ नीचे गिरने लगता है। सोनिक फुल स्पीड में आकर डरावना को बचा लेता है, मगर वो शार्ड सोनिक से टकराता है, जिससे वो शेटर स्पेस में चला जाता है। डरावना की जब आँख खुलती है तो सोनिक वहाँ नहीं होता। वहीं शेटर वर्स में सोनिक की मुलाकात शेडो से होती है। सोनिक उसे कहता है कि मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। तो शेडो से कहता है कि अब हमारा कोई घर नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और वो सोनिक पर हमला करता है। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।